क्या इंडिया सच में ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है या फिर चाइना और दूसरे देश उसे ओवरशैडो कर देंगे? ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये इंडिया का सबसे बड़ा ग्लोबल गैम। ऑन द बुलेटिन, इस वीडियो में हम समझेंगे ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है, इंडिया क्यों खुद को लीडर पिच कर रहा है, फिर G20 और ब्रिक्स कार्ड का यूज कैसे हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इंडिया डिलीवर कर पाएगा या सिर्फ बातें ही करता रह जाएगा। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लोबल साउथ। ओके, तो ग्लोबल साउथ एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बड़ा टर्म है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज अक्रॉस एशिया, अक्रॉस अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशनिया मैंने पहले भी बात करी है पिछले वीडियो में। दैट इज द आइलैंड विच इज स्प्रेड अक्रॉस द सेंट्रल एंड साउथ पैसिफिक ओशन बिटवीन एशिया एंड अमेरिकास। ओके, तो हिस्टोरिकली अगर हम समझें तो इसे नॉन अलाइन मूवमेंट या थर्ड वर्ल्ड भी कहते हैं। नॉन अलाइन से मतलब है वो देश जिन्होंने यूएस और यूएसएसआर के बीच साइड्स नहीं चूज किए थे कोल्ड वॉर ईरा तक। कोल्ड वॉर ईरा 1945 टू 1990। एक और टर्म है ये थर्ड वर्ल्ड। तो अगर आप +2 का पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए को कहते हैं, सेकंड वर्ल्ड यूएसएसआर जो कि अब रशिया है आफ्टर 1991, एंड थर्ड वर्ल्ड वो बाकी सारे डेवलपिंग नेशंस जो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड का पार्ट नहीं थे, बेसिकली द न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन एंड द एशियन कंट्रीज। आज ग्लोबल साउथ एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, ज्योग्राफिकल नहीं। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट रिमेंबर दैट ग्लोबल साउथ इज नॉट अ ज्योग्राफी, ओके, ज्योग्राफिक साउथ, ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। ऑलराइट, Why India wants to lead? क्यों लीड करना चाहता है? तो इंडिया का पिच जो है वो बहुत सिंपल है। We are the natural voice of global south. Let us understand why and how. 4 बेसिक रीजन है। डेमोक्रेटिक फैक्टर नंबर 1, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, चाइना नहीं। ये प्लस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इकोनॉमिक क्लाउड, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और साथ ही साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। थर्ड, डिप्लोमैटिक हिस्ट्री, नॉन अलाइन मूवमेंट जो पहले हमने डिस्कस करा अभी जस्ट। फिर G77 लीडरशिप इन यूएन। क्या है ये G77? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब रिलेटेड और कंडक्टेड बिटवीन 2 और मोर गवर्नमेंट्स इज इंटर गवर्नमेंटल। तो G77 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपिंग कंट्रीज की यूएन में। ओके, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन सारी नेगोशिएशंस को एनहांस करती है ऑन ग्लोबल इश्यूज। ये बिगिन हुआ था 77 मेंबर्स के साथ, अभी इसके 134 मेंबर्स हैं। तो इट रिटेन्स अ हिस्टोरिक नेम। ऑल्सो इट वॉज फॉर्म्ड इन 1964। वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर इंडिया। पहले भी कहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिक्स ईयर इवेंट्स अगर याद रहे तो इजी होता है। ठीक है, 1964 वाज डेथ ऑफ पंडित नेहरू। ओके, सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑल्सो वाज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होस्ट किया था जिसमें 125 कंट्रीज ने हमें ज्वाइन किया था। तो ये 4 फैक्टर्स, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, G20, डिप्लोमेसी, ये सब क्लियर करता है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज की इश्यूज को ग्लोबल फोरम में प्लेस कर सकता है। क्लाइमेट जस्टिस, डेट रिलीफ, टेक इक्विटी इश्यूज, ये सारे। अब समझते हैं क्या इंडिया ने कुछ एक्शंस लिए हैं या सिर्फ बातें ही हैं लीड करने की? इंडिया सिर्फ बोल नहीं रहा, एक्शंस भी लिए हैं। नंबर 1, वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन मैत्री। कोविड के टाइम पर 100+ नेशंस को वैक्सीन सप्लाई करा था इंडिया ने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को पुश करना, दिस हैज बीन द वर्क ऑफ इंडिया। थर्ड, डेट रिलीफ एडवोकेसी, अफ्रीकन डेट क्राइसिस पर इंडिया ने आवाज उठाई थी। फोर्थ, डिजिटल पब्लिक ग्रुप्स, ये सारे प्लेटफॉर्म्स, ग्लोबल पब्लिक गुड्स, ये सारे ऑफर करे हैं इंडिया ने। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस पर भी मीटिंग हुई है। तो ये सारे टैंजिबल मूव्स बताते हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बनना चाहता है। एफर्ट्स तो लगा रहा है अपना देश, बस कुछ चैलेंजेस हैं। अब वो कहते हैं ना कि क्या इंडिया वॉक द टॉक कर पाएगा, वेदर एक्शंस में ला पाएगा। तो यहाँ पे एक डिलेमा है, एक फैक्टर है। नंबर 1, चाइना फैक्टर है बहुत सारे, बट नंबर 1 चाइना के पास है बहुत पैसा और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स अफ्रीका और एशिया में। सेकेंड, डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स, इंडिया के अपने डेवलपमेंट चैलेंजेस, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एनर्जी नीड्स। थर्ड, डाइवर्स ग्लोबल साउथ, अफ्रीका से लैटिन अमेरिका तक इंटरेस्ट अलग अलग, सबको रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। फोर्थ, जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग, इंडिया एक तरफ क्वाड में यूएस के साथ अलाइन है जबकि ग्लोबल साउथ की काफी कंट्रीज वेस्ट को लेकर सस्पिशियस हैं। तो ओवरऑल इंडिया एक ब्रिज बनना चाहता है और ब्रिजेस जो होते हैं ना वो कभी कभी वेट सह नहीं पाते तो क्रैक आ जाती है, राइट? तो ये इश्यूज हैं। अब सवाल आता है फ्यूचर, क्या इंडिया लीड कर भी पाएगा या नहीं? तो जवाब है क्रेडिबिलिटी में। इंडिया को चाइना से ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, बात है बस ट्रस्ट बिल्डअप करने की। यूएन, IMF, WTO जैसे फोरम्स में साउथ की आवाज को एम्पलीफाई करना और मजबूत करना। फॉर एग्जाम्पल, कल ही डॉक्टर जयशंकर ने यूएन में अपनी बात रखी सो प्रोफाउंडली। वेल, IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स में आप जितने करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहोगे आपके आंसर्स उतने ही पॉलिश्ड रहेंगे। क्या इन स्मॉल बट स्केलेबल सोल्यूशंस देना, जैसे डिजिटल टेक, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, इन सारे पर डिलीवरी करना इन टर्म्स ऑफ वर्क। थर्ड, इंक्लूसिविटी दिखा के अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को भी वॉइस देना।
अगर ये सब कंसिस्टेंटली इंडिया करता रहा तो एकदम क्लियर है कि लीडर बन सकता है, बनने के चांसेस हैं। जैसे ये सब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होगा, इंडिया विल बी सीन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट। और वैसे भी कंट्रीज आज भी पहले अप्रोच करती रही हैं इंडिया को अपने प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में। तो दिस वाज बिट अबाउट ग्लोबल साउथ। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ग्लोबल साउथ बेसिकली डेवलपिंग नेशंस का बज़वर्ड है। इंडिया के पास एम्बिशन, इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी सब है, बट चैलेंजेस के नाम पर चाइना है, इंटरनल गैप्स हैं, डाइवर्स इंटरेस्ट हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज बन पाएगा या बीजिंग होगा शो स्टीलर? और अगर पार्ट 1 यानी ब्रिक्स और पार्ट 2 SCO आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स ऑन जियोपॉलिटिक्स।